नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस बहुत ही खास कार्यक्रम में। साथियों, 8 मार्च को हम मनाते हैं एक उत्सव, वो उत्सव जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अपनी भौगोलिक सीमाओं को तोड़कर, अपनी राजनीतिक सीमाओं को तोड़कर, धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर समूचा विश्व मनाता है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उस नारी के सम्मान में जिसकी वजह से हम हैं और आप हैं, जिसकी वजह से हम सभी का वजूद है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह जानने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि एक महिला होने के क्या मायने हैं, और साथ ही ये भी समझने की ज़रूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साल में बस एक दिन ही नहीं बल्कि पूरे साल भर मनाना चाहिए। हर रोज़ होना चाहिए महिला उत्सव, नारी उत्सव और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसी बात को समझने के लिए आज अपने कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, और इस सफ़र में हमारा साथ देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं कुछ खास मेहमान। तो आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। आप हैं डॉक्टर प्रिया राव, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में, लॉ में, और साथ ही आपने पुस्तकें लिखी हैं, कई पेपर्स लिखे हैं नारियों के अधिकार के बारे में, और आपको अनेक सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है क्योंकि आपका जो कार्य है वो एक बहुत ही विस्तृत है नारी के अधिकारों के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राव। आप हैं श्रीमती ज्योति अग्रवाल, आप मानवाधिकार आयोग में उप सचिव हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में मैं ये समझने की कोशिश करूंगी कि एक महिला, उसके होने के क्या मायने हैं आपकी नज़र में? मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक महिला जो है वो भगवान के द्वारा सबसे सुंदर, सबसे प्यारी और सबसे आकर्षक कृति है, और हमें इस चीज़ का सम्मान करना चाहिए क्योंकि एक महिला, एक नारी ही हमारे भविष्य का सृजन करती है, एक छोटे बच्चे को संसार मिलाती है। तो बहुत आवश्यक है कि हम उस कृति का सम्मान करें। जी जी, बहुत सुंदर बात बोली आपने। ज्योति जी, आप क्या सोचती हैं कि एक महिला होने के नाते क्या मायने रखता है? महिला, हम एक सीधे शब्दों में कहें जी तो महिला राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा ही सहयोग रहता है। बिल्कुल, क्योंकि जब महिला एक बच्चे को जन्म देती है और वह उसे शिक्षा देती है, अगर महिला शिक्षित है तो निश्चित ही बच्चे को अच्छी शिक्षा देगी और वही बच्चा आगे चल के राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा और अच्छा सहभागी हो सकता है। अगर बच्चा शिक्षित है, महिला शिक्षित है और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, तो निश्चित ही हमारा राष्ट्र भी बहुत ही अच्छा शिक्षित और अपने अधिकारों के लिए जागरूक होगा। बिल्कुल, और कितनी अच्छी सुंदर बातें बोली आपने कि जो ईश्वर है उसने एक अपनी सबसे अनुपम अगर कृति को बनाया है तो वो महिला है, जो कि हम सबकी जीवनदायिनी है और इस पूरे संसार को एक तरह से अस्तित्व में लाती है। महिलाओं के अधिकारों की अगर हम बात करें तो इसकी जो सुगबुगाहट थी, अगर मैं बोलूँगी, तो वो मेरे ख्याल से 1908 से शुरू हो गई थी अमेरिका में। उसके बाद फिर रशिया में शुरुआत हुई 1917 में, जब महिलाओं ने एक रैली निकालकर और अपने अधिकार मांगे, और यूनाइटेड नेशंस ने 1975 में पहली बार महिला दिवस मनाया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और इसको एक आधिकारिक रूप से स्थान दिया 1977 में। तो तब से लेकर अब तक डॉक्टर राव, आप क्या समझती हैं कि हमने कितना लंबा सफ़र तय किया है महिलाओं के, अगर हम स्थान की बात करें तो? देखिए, अगर मैं बात करूं प्राचीन काल में तो जो स्थिति थी, आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। पहले महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा जाति की जाती थी, लेकिन समय के साथ साथ काफ़ी बदलाव आए। इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू ले लीजिए आप, चाहे कल्पना चावला ले लीजिए, चाहे हमारे फर्स्ट IPS ऑफिसर ले लीजिए ना, काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना लोहा मनवाया और उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि हम किसी से कम नहीं हैं। तो 1977 एक काल है, एक ऐसा वर्ष था जिसमें हमको एक आधिकारिक रूप से ये महिला दिवस मनाना शुरू किया गया। लेकिन कई महिलाएं अपना पहले से ही कंट्रीब्यूशन सोशल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में मनवाती आई हैं। जी जी, बिल्कुल। सुगबुगाहट जो थी वो मेरे ख्याल से पहले से ही शुरू हो गई थी। और जैसा कि हम कार्यक्रम से पहले चर्चा कर रहे थे ज्योति जी, कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 1947 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? जी ज़रूर। हम अपने मताधिकार की बात करते हैं। 1947 में पहली बार ऐसी बात हुई कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। 1950 में जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, तब सबसे पहले ये बात हुई कि महिलाओं को भी राष्ट्र निर्माण में उतना ही सहयोग देना चाहिए जितना कि पुरुषों को देते हैं। तब पहली बार मताधिकार की बात आई। 1951 में जब पहले सांसद का चुनाव हुआ, तब महिलाओं ने पहली बार वोट दिया।
1947 से यह लड़ाई चालू हुई थी कि महिलाओं को भी लोकतंत्र में अपना मताधिकार उपयोग करने का अधिकार होगा। बिल्कुल। हम यहाँ पर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर रहे हैं, तब इस लोकतांत्रिक राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं को भी समान वेतन का अधिकार दिया गया जी, मताधिकार दिया गया। महिलाएं भी आज के युग में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है जी। तो मतलब भारत सरकार ने देखा जाए तो बहुत पहले ही इसकी शुरुआत कर दी थी, जब एक आम महिला को जो एक गांव के दूर दराज की बस्ती में रहती है उसको एक अधिकार दिया गया कि भाई आप अपना भविष्य बना सकती हैं अपने वोट के जरिए। तो ये मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण था कि जो वोट का अधिकार दिया गया महिलाओं को, ये एक बहुत बड़ा अधिकार था। डॉक्टर राव, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए बहुत सारे अधिकार बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, जिससे कि एक महिला जो है वो आत्मनिर्भर बने, उसका जो आत्मसम्मान है वो यथावत रहे और साथ ही वो शक्तिशाली बने, अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। तो कैसे एक आम महिला को जो कि दूर दराज के गांव में रहती है उसको कैसे हम जागरूक बना सकते हैं कि भाई तुम्हारे ये अधिकार हैं, ये कानून में तुम्हारे लिए व्यवस्था की गई है? जी देखिए, संविधान जब आया तब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आई लैंगिक समानता की बात। बिल्कुल। चाहे आप अनुच्छेद 14 ले लीजिए, चाहे 15 ले लीजिए, सब में ये बात कही गई कि एवरीबडी इज इक्वल इन आइज ऑफ लॉ। तो ये बात लेकिन आम जनता तक पहुंचानी होगी। हमें गांव में जो महिलाएं रह रही हैं, अशिक्षित हैं, उन पे ये चीज़ें हमको स्प्रेड करनी है नॉलेज। तो बहुत आवश्यकता है कि हम सेमिनार कराएं, वर्कशॉप कराएं, नुक्कड़ नाटक कराएं, स्ट्रीट प्ले करा सकते हैं, एडवर्टीजमेंट बन रहे हैं मीडियाज में, शॉर्ट फिल्म बन रही है, लीगल एड कैंप्स हम आयोजित करते हैं। और जहाँ तक गांव की बात है तो हाट बाजार में हम कोशिश कर सकते हैं कि एक स्ट्रीट प्ले के माध्यम से उन महिलाओं को ये चीज़ बताई जाए कि यदि पुलिस स्टेशन में उनकी FIR दर्ज नहीं हो रही है तो वो SP के पास जा सकते हैं, या उनके पास पैसा नहीं है तो भी लीगल एड जो लगता है कोर्ट में जो है एक अलग से सेल बनाया गया है, वहां पे जाके वो हेल्प ले सकती हैं। तो बहुत आवश्यकता है कि हम अपने पाठ्यक्रम में भी बच्चों के ये चीज लाएं कि स्कूल और कॉलेजेस के कैरिकुलम में ये चीज इंक्लूड की जाए कि लीगल अवेयरनेस बहुत आवश्यकता है। महिलाओं के वुमेन राइट्स जो है, चाइल्ड राइट्स है, ये सारे के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने की आवश्यकता है। आपने एक बहुत ही अच्छी बात बोली कि शिक्षा के माध्यम से हम जागरूक कर सकते हैं। शिक्षा वो हथियार है जिससे कि एक जो आम छोटी सी बच्ची है उसको भी हम जागरूक कर सकते हैं कि भाई तुम्हारे आगे चल के ये अधिकार हैं, कानून में तुम्हारे लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं। तो मेरे ख्याल से शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार बनकर उभर रहा है जिससे कि एक महिला जो है वो सशक्त हो रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम। शिक्षा, मैंने शुरू में ही कहा कि महिला अगर शिक्षित है तब वो अपने परिवार को शिक्षित कर सकती है। बिल्कुल। शिक्षा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह स्कूल जाकर शिक्षा प्राप्त करे या कोई शिक्षक ही उनको शिक्षा दे। शिक्षा का मतलब यह भी हो सकता है कि उसे जहाँ से भी ज्ञान अर्जन हो वह उसे प्राप्त करे। जी जी, मतलब खाली किताबें पढ़ के शिक्षित ना हो बल्कि जागरूकता एक बहुत बड़ी शिक्षा है। और जैसा कि आपने बताया कि कई तरह के उसमें कोशिशें की जा रही हैं, हाट बाजारों के माध्यम से, कई तरह के नुक्कड़ नाटक हैं या जो भाषण हैं, उनसे हम एक जागरूकता फैला सकते हैं इसको लेके, महिलाओं के अधिकारों को लेके। थोड़ी देर पहले आपने बात की थी लैंगिक समानता की। लैंगिक समानता एक विषय है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि लैंगिक समानता हमारे समाज में हम कैसे ला सकते हैं? सबसे पहले उसकी शुरुआत हमारे घर से होती है, क्योंकि घर में जब एक लड़की का जन्म होता है तो माता पिता को ये चीज़ समझनी होगी कि जो बच्ची आई है वो एक दुर्गा का रूप है, एक लक्ष्मी का रूप है, और हमें उसको प्यार से रखना है। क्योंकि संसार में जो बेटा है, जितने अधिकार उसको दिए गए उतनी ही अधिकार एक लड़की के भी होते हैं। तो घर में ही ये चीज़ें इनकलकेट करनी चाहिए। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं देना चाहूँगी। टीवी में मैं एडवर्टीजमेंट देख रही थी तो एक माता ने अपने बेटे को बोला कि जाओ तुम कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल के आओ। तो जब हम ऐसी शिक्षा देते हैं कि लड़के लड़की को हम किचन ट्रेनिंग दे रहे हैं, बाकी साफ सफाई का ट्रेनिंग देंगे, तो उससे हम समान व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ। हम उनको शिक्षा एक जैसी दें, उच्च शिक्षा लाएं और तुलना करना बंद कर दें कि तुम लड़का हो तो तुम ये कर सकते हो, तुम लड़की हो तो तुम घर में रहो। ये तुलना की जो बात आती है वो आत्मसम्मान में कमी लाती है लड़कियों के। तो बहुत आवश्यकता है कि माँ जो है वो एक दृढ़
संकल्प के साथ ये आगे बढ़े कि मेरे को अपनी बच्ची को आगे बढ़ाना है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, जी जी, तभी हम लैंगिक समानता की बात कर जी सकते बिल्कुल। हैं। अगर हम बेटियों को सम्मान दें, अगर नारी को सम्मान दें, तो मेरे ख्याल से लैंगिक समानता जो है वो धीरे धीरे समाज में अपने आप आने लगेगी, और मेरे ख्याल से आ भी रही है। ज्योति जी, आपका इस बारे में क्या बोलना है? मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहती जी हूँ बिल्कुल, कि जब हम समानता की बात करते हैं, मैडम ने कहा कि वो हमारे घर से ही शुरू होती है। हम एक उदाहरण ऐसा ले लें कि जब एक भाई और बहन ग्राउंड में खेलने जाते हैं और भी बच्चे वहां पर होते हैं, अगर भाई अपनी बहन का सम्मान करेगा तो बाकी सब बच्चे भी उसका सम्मान करेंगे। अगर भाई उसको चिढ़ाएगा, उससे लड़ेगा या उसको अवरोध पैदा करेगा तो बाकी बच्चे भी उसके वैसे ही बिहेव करेंगे। ये चीजें बचपन से ही उन बच्चों में डेवलप करनी होती है कि वो लड़कियों का सम्मान करे, अपने घर में अपनी बहन का सम्मान करे। तो ये चीजें महिलाओं में आत्मसम्मान, लोगों को महिला का सम्मान करने का जो आदत होता है वो उस स्तर से ही बढ़ता है। जी, और कहते हैं ना कि सबसे पहले घर में अपने बेटे को सिखाना जरूरी है कि भाई आप जो घर की जो महिलाएं हैं, चाहे वो माँ हो, बहन हो, या घर के आसपास जो महिलाएं उनकी रहती हैं, रिश्तेदार हो, उनकी सबसे पहले अगर आप अपने बेटों को शिक्षित करेंगे कि आप अपने आसपास की महिलाओं का सम्मान करें, तो मेरे ख्याल से समाज में काफ़ी अच्छा एक बदलाव आ सकता है। और डॉक्टर प्रिया, भारत सरकार जो है कई तरह की योजनाएं चला रही है, कई सालों से चला रही है, और अभी निरंतर उसका प्रयास जारी है। भारत सरकार की अगर हम बात करें, महिला बाल विकास मंत्रालय की अगर हम बात करें, कई तरह की ऐसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। आप उसके बारे में कुछ संक्षेप में जानकारी अगर हमारे दर्शकों को दें कि वो कैसे इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपने अधिकारों को पा सकती हैं। जी, भारत सरकार द्वारा काफ़ी सारे काम किए जा रहे हैं, चाहे आप नेशनल एक्शन प्लान ले लीजिए, फॉर गर्ल चाइल्ड लीजिए, या फिर महिला बाल विकास विभाग द्वारा जो संचालित नोनी योजना ले लीजिए, जो हमारे छत्तीसगढ़ में भी लागू है। और काफ़ी सारी ऐसी योजनाएं हैं जो भारत सरकार के द्वारा चल रही हैं। जी। और उनके द्वारा काफ़ी सारे कानून भी बनाए गए हैं। हाँ। समय समय पे परिवर्तन भी लाया गया है, अमेंडमेंट्स लाए गए हैं क्रिमिनल लॉ में, जैसे कि IPC में भी लाया गया है। तो इससे महिला में सुरक्षा की भावना बढ़ती है, उसे ये लगता है कि हाँ, सरकार भी हमारे साथ है और हमारे लिए काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं में सुरक्षा की आपने बात की, तो ज्योति जी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि समाज में अगर हम जो गांव की महिलाएं हैं उनको भी अगर हम बात ना करें, अगर हम शहर की महिलाओं की बात करें, कि जो संभ्रांत परिवारों की महिलाएं हैं, जो पैसे वाले घरों को बिलोंग करती हैं, वो भी अपने अधिकारों को लेकर काफ़ी पीछे हैं। मतलब वो संकोच करती हैं, अगर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको किसी प्रकार का परेशानी हो रही है, तो वो अपनी शिकायतों को दर्ज करने में बहुत संकोच करती हैं। ऐसा क्यों, और इसको कैसे बदला जा सकता है? इसमें सबसे पहले तो महिलाओं की सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे तभी लोग हमारे अधिकारों के बारे में सोचेंगे। लोग जब तक अपने कर्तव्यों के प्रति अवेयर नहीं होते हैं, जब तक कि हम अपने अधिकारों की आवाज़ ना उठाएं। तो इसलिए यह ज़रूरी है कि जहाँ पर भी शोषण हो रहा है, प्रताड़ना हो रहा है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बहुत सारे बने हैं, उसका वो सही तरीके से उपयोग करें। जी जी। महिलाएं घर को बनाती भी है, बिगाड़ती भी है, ये तो हम सभी जानते हैं। कानून के प्रति जागरूक हैं तो उन कानूनों को अपने अधिकारों के लिए, सही सुरक्षा के लिए उपयोग करें। जी जी। और यहीं पे बात आ गई वापस से कि अपने अधिकारों और कानूनों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं अपनी जितनी तमाम महिला साथी हैं उनसे यही आह्वान करूँगी कि आप जितनी ज़्यादा जानकारी हो सके वो लें अपने अधिकारों के बारे में, अपने कानूनों के बारे में। डॉक्टर राव, अभी भारत सरकार जो है प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, जिसमें हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है उसने भी कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया है, कई तरह के कार्यक्रम वो आयोजित कर रहा है। इसमें एक आता है, बहुत बड़ा जो बिंदु उभर कर आ रहा है, वो है आत्मरक्षा। जो हमारी मंत्री महोदया हैं श्रीमती स्मृति ईरानी, उन्होंने भी बोला है कि महिलाओं के लिए आत्मरक्षा जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि महिलाएं खुद की रक्षा के लिए आत्मरक्षा के गुण सीखें? सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि हमको फिजिकली फिट रखना पड़ेगा अपने आप को, और आप अपने आप को लड़की हैं करके कभी कमज़ोर न समझें।
और सबसे आवश्यक ये है कि खान पान के साथ साथ आप अपनी सुरक्षा के बारे में भी जानें। आप नए नए गुण सीख सकते हैं, ताइक्वांडो हो गया या फिर कराटे हो गया। आजकल जो माता पिता हैं वो इंकरेज कर रहे हैं अपनी बच्चियों को, ताकि वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सीखें, क्योंकि समय किसी ने नहीं देखा है, कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा अपने आप पर आत्मनिर्भर रहिए, हमें किसी का मुंह ना देखना पड़े, हमें किसी के सामने भीख ना मांगनी पड़े। हमको बहुत आवश्यकता है कि हम शिक्षित बने, आत्मनिर्भर बने और स्ट्रांग बने, ताकि हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें। जी, और मेरे ख्याल से सेल्फ डिफेंस की ये जो ट्रेनिंग है, ये स्कूल से ही अगर शुरुआत कर दें, कुछ बेसिक ट्रेनिंग, बहुत एडवांस फॉर्म में ना भी जाएं, किसी ने अगर आप पे हमला किया है तो आप अपनी रक्षा खुद कैसे कर सकते हैं, तो ये कुछ बहुत ही जो बेसिक कदम है वो अगर स्कूल में सिखा दिए जाएं तो काफ़ी हद तक एक जो बच्ची है उसमें भी, बालिकाओं में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, महिलाओं में भी ये कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी है। जी, इसके लिए ज़रूरी है कि वही क्लास में क्लास के शेड्यूल के बीच में एक स्पोर्ट्स की क्लास भी रखा जाए, जिसमें कि ऐसे प्रशिक्षण प्रदान किए जाए बालिकाओं को। जी जी, कि वो आत्मरक्षा के गुर सीख सकें। जी जी। डॉक्टर राव, वन स्टॉप नोनी सेंटर जो बनाए गए हैं, वन स्टॉप सखी सेंटर्स बनाए गए हैं महिलाओं की रक्षा के लिए, कि जो महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, जिनको मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो वो वहां पर आकर शरण ले सकती हैं। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देना चाहेंगे? जितनी भी महिलाएं हैं जिनके साथ घरेलू हिंसा के कृत्य होते हैं या वो किसी भी प्रकार से प्रताड़ित होती हैं, तो ऐसी महिलाएं जब FIR दर्ज कराने आती हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो वापस अपने घर नहीं जा पाती हैं, क्योंकि उन्होंने ससुराल वालों के खिलाफ, अपने पति के खिलाफ एक कदम उठाया हुआ होता है। ऐसे समय में वो कहाँ जाएं? और इस उद्देश्य के लिए वन स्टॉप सखी सेंटर का निर्माण किया गया, एक ऐसा आप समझिए कि एक भवन है जिसके तहत वो जो औरत है वो 3-4 दिन रह सकती है, उसको कानूनी सलाह मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे एक लीगल एडवाइज़र की अपॉइंटमेंट होती है, एक डॉक्टर रहता है, एक काउंसलर रहता है। तो ये सबकी नियुक्ति महिला बाल विकास विभाग द्वारा की जाती है और समझाइश देने का प्रयास किया जाता है। दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, काउंसलिंग की जाती है और उस महिला को वहाँ पे रहने का एक आश्रय गृह मिलता है कुछ समय के लिए, जब तक कि अगर समझौता नहीं हो पाता फिर लीगल प्रोसीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी, क्योंकि आप ज्योति जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, मैं इसमें जोड़ना चाह रही थी कि उनको सबसे मुख्य बात होती है कि वन स्टॉप सेंटर में महिलाएं आ तो जाती है, उसमें एक निश्चित समयावधि है कि वो 5 दिन 6 दिन 7 दिन मैक्सिमम, उतने दिन उनको आश्रय प्रदान किया जाता है। पर उसके बाद महिलाओं के आश्रय का क्या होगा, इसके लिए जो संरक्षण अधिकारी है उनकी मदद से जिस घर पे वो रहना चाहती है वहाँ पर एक सुरक्षित आवासीय परिसर भी उपलब्ध कराने का प्रावधान इसमें है। जी जी जी, तो ये तो एक बहुत अच्छा मतलब शरणागृह समझ लीजिए कि जो सरकार ने शुरू किए हैं, कि कोई भी महिला जो बहुत परेशान है, घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है या कोई उसको परेशानी है, तो वो वहाँ पर जाकर शरण ले सकती है। और कौन कौन सी ऐसी सहायता है जो उसको वन स्टॉप सेंटर में दी जाती है? देखिए, अगर वो महिला जो है वो 18 वर्ष से कम है तो ऐसी बच्चियों को बाल कल्याण समिति के समक्ष लाया जाता है और उन बच्चियों को बालिका गृह भेजा जाता है। और जो लड़कियां जो 18 साल से ज्यादा उम्र की हैं, उनको वन स्टॉप सखी सेंटर में रखा जाता है। तो ये एक आप मान के चलिए एक टेम्परेरी शेल्टर है जो प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, जब तक कि उनके परिजन नहीं आ जाते। क्योंकि वो लड़की जब FIR करा रही है, रात का समय है, पुलिस स्टेशन में आई है, तो उसको हम वन स्टॉप सखी सेंटर में रखेंगे, उनके रिलेटिव्स को बुलाएंगे, यदि उनका कोई लॉयर है तो वो आएगा। तब तक के लिए उसको मेडिकल असिस्टेंस चाहिए या काउंसलिंग चाहिए, साइकोलॉजिस्ट की नियुक्ति रहती है, तो ये सारी सुविधाएं वहाँ मुहैया कराई जाती हैं। तो ये तो बहुत एक अच्छी पहल है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि महिलाएं जो है वो पुलिस में जाने से घबराती हैं या वकील के पास जाने से घबराती हैं, और वन स्टॉप सखी सेंटर तो एक बहुत अच्छा एक विकल्प के रूप में उभर कर आ सकते हैं महिलाओं की मदद के लिए। आप कुछ बोलना चाहते हैं? एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पैरालीगल वॉलंटियर्स की भी नियुक्ति की जाती है वन स्टॉप सेंटर में। वो उस पीड़ित महिला की ओर से आवेदन बनाना, न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करना, किसी भी प्रकार की विधिक सहायता उसको निःशुल्क दी जाती है, तो जिससे कि उसके कानूनी अधिकार को भी संरक्षित किए जाते हैं। जी, तो यहाँ पर मैं महिलाओं को ये एक संदेश देना चाहूंगी कि उनको कितना जागरूक होना है इस संबंध में, कि अगर आपके आसपास आप देखती हैं कि कोई भी महिला प्रताड़ित है या वो परेशानी से गुजर रही है, तो वो तुरंत शरण ले सकती है वन स्टॉप सखी सेंटर में, और उसको वहाँ पर मेरे ख्याल से कानूनी सहायता मिलेगी, चिकित्सा परामर्श ले सकती है वो, और साथ ही जो परामर्श केंद्र हैं वो भी उसको वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। तो एक बहुत अच्छा विकल्प है वन स्टॉप सखी सेंटर। डॉक्टर प्रिया,
हम अक्सर देखते हैं कि जो आजकल कामकाजी महिलाएं हैं वो बहुत आम बात हो गई है। लगभग हर महिला वो चाहती है कि हम घर से बाहर निकलें और एक अपना वजूद बनाएं और आसमान को छू लें अपनी उपलब्धियों से। ऐसे में जो वहाँ का जो शोषण है, शारीरिक शोषण ले लीजिए या कार्यस्थल पर जो शोषण किया जाता है, उसके बारे में अवेयरनेस होना कितना ज़रूरी है और वो क्या कुछ कर सकती है? जी, इसके लिए सरकार द्वारा नया कानून भी लाया गया है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट। तो इसमें ये होता है कि जितने भी अलग अलग प्रकार के हरासमेंट होते हैं, पहले इस चीज़ को समझना होगा हमें। सिर्फ लैंगिक शोषण ही नहीं, महिलाओं के साथ वर्बल वायलेंस भी होता है, मौखिक रूप से कई बार अत्याचार किया जाता है, कई बार उनको टॉन्ट दिया जाता है, इकोनॉमिकली उनको हरास किया जाता है, आपका प्रमोशन रोक देंगे यदि आप ऐसा नहीं करेंगी, या उनको साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जाता है, तो इकोनॉमिक प्रेशर यानी उनका सैलरी रोक दी जाती है, काफी बार उनको हरास किया जाता है। तो ऐसे में महिलाएं, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एक है जो हर जिला में होती है, प्लस उनके जहां पे वो काम कर रही हैं वहां पे भी एक लैंगिक उत्पीड़न का एक सेल बनाने का आदेश हुआ है जो मैंडेटरी है, जहां पे भी 10 से ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं जिस कार्य क्षेत्र में, तो वहां पे वो जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। जी जी, तो कई तरह के प्रावधान किए गए हैं कि महिलाएं जो है शोषण का शिकार ना हो, इसके लिए भी सरकार ने कई तरह के प्रावधान किए हैं उनके कार्यस्थलों पर। जी, चलते चलते इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारा विदा लेने का वक्त आ गया है। लेकिन चलते चलते मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप हमारी जो बहनें हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी, आप दोनों से? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप यदि शिक्षित हैं तो प्लीज़ आप आगे बढ़िए, अपने आप को प्रूव करिए और एक आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करिए, एक रोजगार प्राप्त करिए ताकि आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बन सकें, और कॉन्फिडेंस रखिए हर चीज़ में। आपके साथ सब कोई है, बस आपको आगे आने की देर है। जी, इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि यदि आप अपना खुद का सम्मान करेंगी तभी लोग भी आपका सम्मान करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी से बस मैं यही निवेदन करूँगी कि आत्मसम्मान के साथ जिया जाना चाहिए। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इतनी अच्छी और रोचक बातें शेयर की, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी महिला दर्शक हैं और साथ ही जो हमारे सभी दर्शक हैं उनको बहुत इससे लाभ मिला होगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने कि महिला दिवस सिर्फ एक दिवस ही क्यों मनाया जाए, बल्कि रोज़ जो है वो नारी के सम्मान में महिला दिवस होना चाहिए। उम्मीद है कि आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।